प्रणाम सभी को। भगवान श्री राम गणेश पर। और गुरुजनों को प्रणाम। हम सभी के मन में अक्सर अपने जीवन की समस्या को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं और कई बार देश विदेश के मुद्दों को लेकर भी हमारे मन में प्रश्न आते हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम बहुत बार एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, एक देवज्ञ के पास जाते हैं और कई बार देखते हैं कि कोई देवज्ञ बहुत ही सटीकता के साथ हमारे प्रश्नों का समाधान कर देता है, हमें ये तक बता देता है हमारा कौन सा कार्य कब होगा। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है और पूरे देश के मन में एक प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा के रण में कौन सी पार्टी विजय होगी, किस पार्टी की कितनी सीट आएगी। आज की इस वीडियो में मैं अपने गुरुदेव पंडित श्री आर.पी. ओझा भारद्वाज जी और गुरुदेव बी कपिला जी, जो कि कस्पल इंटरलिंक के एक बहुत विद्वान हैं, जिन्होंने कस्पल इंटरलिंक पर बहुत ज्यादा शोध किया है, उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा और हम सब उनके माध्यम से कस्पल इंटरलिंक की बारीकियों को समझेंगे कि किस तरह से कस्पल इंटरलिंक हमारे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सी पार्टी चुनावी रण में विजय होगी। तो आइए स्वागत करते हैं गुरुदेव पंडित श्री आर.पी. ओझा भारद्वाज जी का और गुरुदेव बी कपिला जी का। प्रणाम। प्रणाम नमस्ते डॉक्टर कपिला जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हर्ष गोयली ने बहुत ही एक हॉट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा उठाया है, ज्योतिष के माध्यम से किसी घटना की पूर्ण जो है अनुमान लगाना। मैं भी कई दिन से देख रहा हूँ, 4-6 दिन से। मुझे ज्यादा वैसे शौक नहीं है वीडियो देखने का, लेकिन कल मेरे पास एक वीडियो कहीं से फॉरवर्ड हुआ और उसमें एक बहुत बड़े नामी गिरामी, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, ना किसी को क्रिटिसाइज करूंगा, उन्होंने जो है दिल्ली के बारे में भी और भी बहुत सी जो है उन्होंने अपना जो है प्रधानमंत्री और योगी जी वगैरह का जो है अपना भविष्यवाणी का जिक्र किया है। मुझे भी बड़ी जो है क्यूरियोसिटी पैदा हुई, बहुत इच्छा हुई दिल से कि हम लोग इस विषय को लें। और खास तौर से क्योंकि पिछले जो वीडियो मैंने सुना उसमें किसी तरह का कोई मैथमेटिकल या कैलकुलेशन का आधार नहीं था। और भी बहुत से ऑडियो वीडियो आते हैं, उनमें कोई आधार नहीं होता, सिर्फ ग्रहों के आधार पर राहु ऐसा हो जाएगा, गुरु की ट्रांजिट आ रही है, शनि की ट्रांजिट आ रही है, फलाना मोदी जी का ऐसा हो जाएगा, योगी जी ऐसा हो जाएगा, दिल्ली का ये ऐसा हो जाएगा। उनमें किसी तरह का कोई मैथमेटिकल बेस नहीं है। आज हम इस प्रश्न को, आपने जो प्रश्न उठाया है और डॉक्टर कपिला जी दोनों मिलकर के कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, ये इसको हम कहेंगे श्री खुल्लर जी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी। एस.पी. खुल्लर जी आज दिवंगत हैं और नोएडा के रहने वाले थे। उन्होंने इस थ्योरी को जो है डेवलप किया, बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पर, शानदार तरीके से उन्होंने अपने साहित्य भी लिखा और 40-45 साल के अनुभव को इस तरह से साहित्य में पिरोया है और एक सॉफ्टवेयर भी बना करके उन्होंने हमारे सामने रखा। मैं 2011 से इस कस्पल इंटरलिंक को करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली समझो, या मुझे सौभाग्य मिला, मैं इसको करता आ रहा हूँ करता आ रहा हूँ। तो हमारे डॉक्टर साहब कपिला जी हमारे एसोसिएट है। पिछले 3-4 साल पहले क्लास चले थे, वहाँ क्लास के मध्य हमको इनका संपर्क मिला और पिछले 1-1.5-2 साल से हम दोनों आपस में चर्चा भी करते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं, नई नई चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि जो आपने प्रश्न किया है कि दिल्ली की आने वाले चुनाव में जो 2-4 दिन में होने वाले हैं, इस पार्टी को जो है विजय मिलेगी, जीत मिलेगी और साथ साथ जीत के जो है उनको कितने सीटें मिल सकती हैं जिससे उनकी सरकार बनेगी। यहाँ हम थ्योरी के आधार पर, प्रश्न लगन के आधार पर इस विषय का निर्णय करने जा रहे हैं और वो भी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के जो रूल्स हैं उनके अंदर करने जा रहे हैं। हमारा आज का निर्णय बाकायदा थ्योरी चार्ट, जिसको हम अभी आगे शेयर करेंगे, उसके माध्यम से हम जो है गणित के आधार पर ये निर्णय करने का प्रयास करेंगे कि किस पार्टी की जीत होने जा रही है और कितनी सीटें मिलने जा रही हैं।
हमारा जो विश्लेषण है या हमारी जो भविष्यवाणियां हैं वो कोई भी जो है इधर उधर की बातें लगा करके राहु केतु को लेके, शनि गुरु के ट्रांजिट को लेके या ऐसा वैसा जो तमाम नियम लगा के नहीं करेंगे। हम बिल्कुल वो करेंगे जो पाई पाई का हिसाब होता है। ग्रह क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हम इस सब का जो उत्तर है यहाँ इस जो है देने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो विद्वान हैं ज्योतिष के, इस वीडियो के माध्यम से और हमारे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो श्री खुल्लर जी द्वारा प्रतिपादित है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ। 2011 में जो क्रिकेट मैच हुए, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट मैच हुए, उनको मैंने 2 दिन पहले एनालिसिस किया, 3 दिन पहले एनालिसिस किया। क्रिकेट के विषय में मुझे कोई अनुभव नहीं था, फिर भी मेरे जो है 80-85% क्रिकेट के रिजल्ट जो है वो अब बिल्कुल सटीक आए। एक आर्टिकल मैंने आपको जो भेजा भी था, शायद आपने उसको पढ़ा हो, तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हमारी कस्पल इंटरलिंक के जो हॉररी के माध्यम से रिजल्ट देती है बहुत सटीक देती है। थैंक यू। गुरुजी, मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से, हॉररी चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, तो उनमें अक्सर लोग राजनेताओं की कुंडली देते हैं या भारत की कुंडली लेते हैं। और आपने कहा कि आप ये जो एनालिसिस करेंगे शुद्ध तौर से प्रश्न कुंडली के माध्यम से करेंगे। तो राजनेताओं की कुंडली लेने या फिर देश की कुंडली लेने की अपेक्षा आपने प्रश्न कुंडली को महत्वता क्यों दी? देखिए, अन्य विधाओं में भी रिजल्ट लाने के बहुत से जो है नियम प्रतिपादित हैं, हमारे एंशियंट जो है किताबों में भी है और जो नए विद्वान हैं उनके द्वारा भी जो ग्रंथ लिखे हैं उनके द्वारा भी है। लेकिन प्रश्न कुंडली की जो बात आई वो भी कस्पल इंटरलिंक की बात आती है। तो सबसे पहले हम वैदिक में थोड़ा सा आपको जो है ले जाते हैं कि वैदिक में भी प्रश्न कुंडली का विचार किया गया है। और आप नाड़ी के बहुत बड़े विद्वान हैं, नाड़ी के इसमें भी कहीं हम जगह पढ़ा है कि यदि हम किसी हॉरोस्कोप को, किसी जातक की कुंडली को एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वो पहले प्रश्न कुंडली नाड़ी विद्वान भी बनाते थे और दोनों को टैली करते थे। इसका मतलब प्रश्न कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात आपने प्रश्न उठाया कि दूसरे लोग जो है अपने अपने तरीके से करते हैं। बिल्कुल दूसरे लोग अपने करते हैं, उनका अपना तजुर्बा, उनका अपना जो है इसमें हुनर है, परंतु उनके पास कोई आधार नहीं है। आधार जो है ज्योतिष का गणित है। उन्हें गणित, देखिए किसी प्रधानमंत्री कुंडली ले ली, भारत की कुंडली ले ली या किसी जो है पॉलिटिशियन की कुंडली ले ली। जहाँ तक भारत की कुंडली का सवाल है, भारत का कोई नया जन्म थोड़ा हुआ है, भारत तो प्राचीन काल से चला रहा है। भारत आजाद हुआ, सेपरेट हुआ, इसका मतलब उसका जन्म थोड़े हुआ, आपने उसको बेच ले लिया। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत मतलब आजाद एक दिन हुआ है कि इसका जन्म हुआ है? तो खैर उनका अपना विचार है, हम इसका जो है कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, अब प्रश्न कुंडल की बात करते हैं। जब ज्योतिष में कोई समाधान नहीं होता, किसी का हॉरोस्कोप हमारे पास सही नहीं होता, तब प्रश्न कुंडली एक ऐसा जो है माध्यम है कि हम उससे सटीक से सटीक जो है विश्लेषण करने की स्थिति में आते हैं। अब हॉररी जहाँ तक जो है कस्पल इंटरलिंक की बात चल रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा जो है पूज्य गुरुदेव जो कृष्णामूर्ति जी थे, काफी साउथ दक्षिण भारत के काफी पूजनीय हैं, उन्होंने जो है इसको सबलॉट थ्योरी बनाया। उन्होंने नक्षत्र का डिवीजन करके विंशोत्तरी दशा के जो अनुपात में उन्होंने 9 टुकड़े किए, जबकि हमारे वैदिक में नवांश के 9 टुकड़े राशि के करते हैं, उन्होंने नक्षत्र के किए और विंशोत्तरी दशा के प्रोपोर्शनेट किए, समानुपात करके सबलॉट थ्योरी डेवलप की थी उन्होंने। बड़े अच्छे रिजल्ट आए, उन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए इसको, इसके आधार पर हॉररी में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, मेटल चार्ट में भी दिए। इसी जो है क्रम में सबलॉट थ्योरी के बाद जो है हमारे आदरणीय खुल्लर साहब ने सबलॉट थ्योरी को आगे बढ़ाया। सबलॉट के टुकड़े करने के बाद, 9 टुकड़े करने के बाद भी सबलॉट बने, वो सब आया। और ये कंसेप्ट इसलिए वो लाए कि एक ग्रह का जो दशा वर्ष है, जैसे शुक्र का सबसे बड़ा दशा वर्ष होता है, तो 2-2.5 मिनट का अंतर पड़ता है उसमें जो है, तो 2-2.5 मिनट में आज चाइल्ड बर्थ बहुत फास्ट हो रही है।
अब जो है विज्ञान इतना बढ़ गया है, मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है कि हम 2 मिनट में तो 10-20 बच्चों के डॉक्टर लोग जन्म कर देते हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी बीच में जो है बात को रखना चाहूंगा। मेरे मित्र हैं यहाँ पर जो है मिश्रा जी, वो एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। वो बता रहे थे अपनी पुरानी बात कि उनका बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसी हॉस्पिटल में जितनी डिलीवरी हो रही थी एक ही साथ लिटा के सबकी एट ए टाइम डिलीवरी की गई। ये तो मैं पहली बार आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा जब पहले हो चुका है तो आज तो बहुत कुछ एडवांस हो चुका है। मतलब जो है कि 2-2.5 मिनट 3 मिनट के 4 मिनट के अंतर में बहुत सारे रिजल्ट हमारे जो है बदल जाएंगे। इसलिए फुलर साहब ने सर्सल लॉजिक थ्योरी को जो है डेवलप किया। और कस्पल इंटरलिंक को क्यों किया? कस्पल इंटरलिंक क्या होती है? कस्पल इंटरलिंक को एक्चुअल में जिस तरह से हम मोटे तौर पर वैदिक में कहते हैं कि एक भाव का एक भाव से क्या रिलेशन है, एक ग्रह का एक ग्रह से क्या रिलेशन है, ऐसे ही जो लगन बनती है उस लगन के आधार पर 12 भाव बनाए जाते हैं, उनको हम कष्ट कहते हैं। और उस कष्ट में ग्रहों के जो पोजीशन आती है राशि से लेकर के, नक्षत्र से लेकर के, सब लॉर्ड से लेकर सब लॉर्ड से लेके, और हम तो आज तक पुराना लॉर्ड पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहते हैं। तो उनका जो डिवीजन आते हैं राशि और नक्षत्र और सब लॉर्ड के, हर एक कक्ष में अलग अलग ग्रहों के डिवीजन बनते हैं, उनकी स्थिति बनती है, उनके आपस में रिलेशन क्या बनते हैं, एक भाव से दूसरे भाव का रिलेशन क्या बनता है, एक भाव के सब लॉर्ड का या सब लॉर्ड का या नक्षत्र लॉर्ड का साइन लॉर्ड का दूसरे भाव पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत ही माइनर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। हमारे सिस्टम में कोई राहु केतु का, शनि का, बकरी का, इस तरह का किसी तरह का अस्त्र का या फलाने का हम कोई निर्णय नहीं करते। ग्रह ग्रह होता है, इंडिविजुअल होता है, अपना जितना उसके पास अधिकार मिला है, जो पोर्टफोलियो मिला है उसी का रिजल्ट देता है। पोर्टफोलियो कहाँ से मिलेगा? उसके भाव से मिलेगा, कष्ट से मिलेगा। ठीक है, ये समझने की बात है, क्योंकि भाव में कोई परमिशन नहीं मिली है, भाव से कोई प्रॉमिस नहीं मिली है, तो वो ग्रह भी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार बैंक में बहुत बड़ा मैनेजर बैठा है, किसी कंपनी में मैनेजर बैठा है, परंतु उसके पास वो पावर नहीं है कि आपको सहयोग कर सके या आपको लोन दे सके या आपको पैसा जो तुरंत दे सके, वो नहीं दे पाएगा। तो यही जो है कस्पल इंटरलिंक कहती है कि जब तक किसी भाव का, किसी कष्ट का प्रॉमिस नहीं है, ग्रह को वो जो अधिकार नहीं दिया गया है, जो पावर नहीं मिले हैं उस भाव के द्वारा, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेटर। ठीक है, तो कारकत्व जो नहीं मिला है तब वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसकी दशा निकल जाएगी, उसकी गोचर निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास आज जो आपका मुद्दा है, हम कृष्ण कुंडली को इसलिए लेके चलते हैं कि आपने देखा हो कि कभी कभी जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं, दो पहलवानों के बीच में झगड़ा, मतलब जो डिस्प्यूट होता है, मल्लयुद्ध होता है, पहलवान लड़ते हैं, खेलों में होता है, तो आखिरकार हम क्या 12 के 12 जो प्लेयर हैं उनकी कुंडली काट के देखेंगे? क्या हम 2 पहलवान लड़ रहे हैं, 4 लड़ रहे हैं, उनकी कुंडलियां अलग अलग देखेंगे? तो राजनीति में आज दिल्ली में सपोज करो जो है 70 जो है मेंबर खड़े हुए हैं, 70 मेंबर की कुंडली देखने प्रयास करेंगे? करते हैं लोग, कर रहे होंगे। हर एक आदमी की जो कंटेस्ट कर रहा है, जो मतलब वहाँ जो है खड़ा हुआ है जीतने के लिए, वो अपनी कुंडली दिखा रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। परंतु यहाँ आपने बात रखी है कि मतलब वहाँ दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? ठीक है, सरकार में हम मोटे तौर पर देश काल परिस्थिति में ये देख रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का काफी बोलबाला है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है कि बहुत बड़ी मजबूत पार्टी सामने आ सकती है। आप जो है केजरीवाल की पार्टी है, बहुत पहले 10 वर्षों से जमी हुई है, तो 2 पार्टियों के बीच में ज्यादा टक्कर है, कांग्रेस भी है, कुछ वैसे दल भी होंगे जो खड़े होंगे। तो हम इस प्रश्न का हल कैसे निकालें? क्या हम अलग अलग कुंडली बनाए? नहीं, हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी एक को लगन चुन करके हम इसका निर्णय करते हैं और कर सकते हैं। जैसे एक माने आपने कहा कि जो हम जो बीजेपी की तरफ जो अपना वो लेते हैं कि हमारा पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी जीतेगी या केजरीवाल की पार्टी आप जीतेगी या अन्य जीतेंगे, तो एक पर्टिकुलर जो जिसको भी आप चुनेंगे वो लगन बनेगी, असाइनमेंट बनेगी। ठीक है, अब इनकी कुंडली तो हमारे पास है नहीं, तो प्रश्न कुंडली के 2 आधार,
एक होता है कि हम तत्काल निर्णय करने बैठ जाएं और तत्काल के टाइम से और उस जगह पर जहाँ बैठे हैं वहां से हम प्रश्न कुंडली बनाए। परंतु हमारे इसमें सरलॉर्ड सरस्वती सॉरी ने जो डिवीजन किए हैं, जैसे आपका केटी में 249 डिवीजन किए थे, हमने 2183 डिवीजन किए, तो हम इन नंबरों के आधार पर लगन का निर्माण करते हैं। अब वो पहले से ये चूंकि कैलकुलेट किया हुआ है तो वही लगन बनती है, उसी के आधार पर कष्ट बनते हैं। और जब निर्णय करने जाते हैं, जिस दिन निर्णय करने जाते हैं, जिस समय निर्णय करने जाते हैं, जिस स्थान पर निर्णय करने जाते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रश्न कुंडली बनाते हैं। और उस प्रश्न कुंडली में लगन हम उसको मानते हैं जिसमें हमारा प्रश्नकर्ता जो है उसको ऑप्ट करे, उसको जो है पहले प्राथमिकता दे। या ज्योतिषी जो है खुद कर रहा है, वॉलंटरी स्वयं अपने विवेक से कर रहा है, तो वो चाहता है कि मैं इस पार्टी का जो है फेवर करता हूँ, तो वो उसको लगन बना ले। ये हमारे पास आधार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम 1 घंटे के अंदर अगर 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो 100 के 100 के लिए हम कुछ जैसे कि वैदिक ज्योतिष में करते हैं कि 2 घंटे का एक लग्न होता है। तो 2 घंटे का एक लग्न है तो सामान्यतः भाई अब क्योंकि लग्न का लेना है तो 2 घंटे तक लग्न नहीं बदलता। तो सब लॉर्ड में जैसे कि आपने कहा कि कुछ सेकंड्स में ही ग्रहों का सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। तो बच्चे का जन्म एग्जैक्ट किस टाइम पर हुआ है उस टाइम के आधार पर सब लॉर्ड के आधार पर हम बिल्कुल बच्चे की डेस्टिनी के बारे में जान सकते हैं। हम यहाँ पर जो चार्ट बनाते हैं वो इस तरह का नहीं होता कि जो एक ज्योतिष में जो लोग अक्सर देखते हैं, हम जो ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, कुतर्क करते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई क्या 2 घंटे में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का भाग्य एक जैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें इस बात का सटीकता के साथ जवाब देती है कि 2 घंटे में जन्म लेने वाले 2 लाख बच्चों के भाग्य में किस प्रकार से अंतर आएगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड में उनके सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। दूसरा जो समझ पाया, आपने कहा कि हम प्रश्न कुंडली इसलिए लगाते हैं और प्रश्न कुंडली की सटीकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास सभी पार्टीज के जो सीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है और ऐसे में सबके डाटा कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करना पॉसिबल है भी नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें ये पता है कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में 2 मुख्य पार्टी हैं जो कि एक आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी ही मेजॉरिटी में आएगी और वहां दिल्ली में सीएम पद हासिल करेगी। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी कितनी सीट प्राप्त करेगी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? गुरु जी, आप प्रश्न कुंडली के बारे में, हॉररी चार्ट के बारे में, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में अपना कुछ हमें मार्गदर्शन दे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए कि प्रश्न कुंडली के बारे में अभी ओझा जी ने बहुत विस्तार से और बहुत डिटेलिंग के साथ बताया है कि हम प्रश्न कुंडली क्यों लेते हैं जी कि प्रश्न कुंडली की मूल वजह क्या है। मूल वजह तो ये है कि जब हम किसी का भी नेटल चार्ट लेंगे या किसी की भी कुंडली उठाएंगे तो उसका जो बर्थ का टाइम है उसमें कितनी सत्यता है, क्या वो एग्जैक्ट है क्या नहीं है। तो हम कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से होरेरी चार्ट को क्यों प्राथमिकता देते हैं, उसकी वजह है कि जब हमारे पास कुंडलियां ना हो, उनका समय ना पता हो, तो बेहतर ये होता है कि हम सामने वाले से, पूछने वाले से एक नंबर लेते हैं 1 से लेके 2193 के बीच में, और फिर उसी नंबर के आधार पे अभी ओझा जी ने बताया कि एक लगन का जो है वो उदय होगा लगन, तो उस लगन के बेसिस पे सारे प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशन और कस्पल पोजीशन फिक्स हो जाती हैं। तो उसके आधार पे सबसे पहले तो हम प्रश्नकर्ता की सत्यता को देखेंगे और यदि उसके प्रश्न में या उसके प्रश्न पूछने में कुछ ऐसी सत्यता हमें मिलती है प्रश्न कुंडली के माध्यम से, तो हम आगे उस कुंडली को प्रोसीड करते हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो होरेरी चार्ट एक बहुत ही सटीक तरीका है, एक बहुत ही सटीक मेथड है जिसको हम यूज ही इसीलिए करते हैं जब हमारे पास
एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, तो कुंडलियों का सटीक विश्लेषण करने के लिए जब टाइम ना हो तो हरेरी का हम इस्तेमाल करते हैं। और हरेरी जो है वो डिवाइन नंबर्स पे बेस्ड है, कि पूछने वाले की उत्सुकता पे बेस्ड है, जो हम उसकी सत्यता के आधार पे जो हम आगे इसका कैलकुलेशन और एनालिसिस करते हैं। तो ओझा जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि हम प्रश्न कुंडली ही क्यों लेते हैं, क्या वजह है उसकी। और वैसे भी देखो, आपने एक प्रश्न पूछा था पीछे कि बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि 2 घंटे के टाइम में जो है एक पर्टिकुलर साइन का उदय होता है लगन के अंदर, लेकिन आप देखोगे उस साइन के अंदर 3 स्टार हैं जी हर स्टार में 9 सब हैं और जी हर सब में 9 सब हैं। तो यदि बिल्कुल। आप कुल मिला के देखो कि 2 में 3 स्टार, उनके 9 सब और उनके 9 सब, तो ऐसा अगर आप देखोगे तो लगभग ये 500 के आसपास जो है आंकड़ा आ जाता है। तो इसका मतलब है कि उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है 500 से अधिक विभिन्न अब इसमें भी अगर हम सब के आगे उसके सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड पे चले जाएं तो हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, जिसमें कहीं ना कहीं हमें अंतर मिलेगा। इसीलिए उसी समय में उत्पन्न होने वाले बच्चों में आपको कहीं ना कहीं भिन्नता मिलेगी। ऐसा हमारे ओझा जी ने भी आपको बोला, और ऐसा कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बेसिस पे हम एनालिसिस भी देते हैं। ठीक है। तो गुरु जी, जैसे कि मैंने अब अक्सर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, तो मैंने 16 जनवरी को इसके लिए लगाया था। प्रश्न था कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, तो वो हॉररी चार्ट, और उसके लिए जैसे कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का सिद्धांत है कि आपको एक हॉररी नंबर देना होता है, तो मैंने वो हॉररी चार्ट लगाया और उसमें जो हॉररी नंबर था जो मेरे मन में आया, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी कहती है कि उस समय जब आपने प्रश्न लगाया आपके मन में जो एक नंबर आया, क्योंकि वो नंबर एक डिवाइन नंबर होता है, डिवाइन नंबर अर्थात इष्ट इच्छा से जो आपके मन में एक नंबर आया वो आपने नंबर यूज किया। तो वो नंबर मैंने लगाया था, और तो हॉररी चार्ट और नंबर था 149। वो मैं आपके साथ स्क्रीन पर यहाँ पर शेयर करता हूँ, और आप हम सभी को ये बताएं कि किस तरह से कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में प्रश्न कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, हॉररी नंबर का एनालिसिस किया जाता है, और उस हॉररी नंबर के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में से किस पार्टी को आगामी चुनाव में विजयी देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना चार्ट जो है उस डेट का लगाया हुआ शेयर करें। जी गुरु जी, मैं शेयर कर दूंगा। अभी मैं समझता हूँ आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये जो हॉररी चार्ट है 16 जनवरी 2025 का सुबह 9:51 और 10 सेकंड का है। ठीक है, और इसमें जो हॉररी नंबर मेरे मन में उस समय आया था, जो मैंने नोट किया था, वो 149 था। हॉररी चार्ट आप सबके सामने है, जिसमें लग्न फर्स्ट कप्स की डिग्री है 24 डिग्री 40 मिनट एंड 13 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि आपने बताया कि व्यक्ति के मन में जो प्रश्न है वो इस हॉररी चार्ट से दिखेगा ही दिखेगा। तो हम किस तरह से इस हॉररी चार्ट से जान सकते हैं कि मेरे मन में प्रश्न आया वो किसी पार्टी की विजय या पराजय के बारे में आया। हाँ, आपने जो प्रश्न किया है उसमें आपने पूछा है कि क्या बीजेपी दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जीत पाएगी, क्या बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी अथवा नहीं बनेगी। जी गुरु। तो हम इस प्रश्न के हॉररी नंबर के आधार के ऊपर आपने ये जो चार्ट बनाया है, इसमें देखोगे आप जो लगन है एरीज लगन है। जी। अब सबसे पहला काम जो हम कभी भी किसी प्रश्न कुंडली को जब पढ़ते हैं तो हम प्रश्नकर्ता की सत्यता को जांचते हैं, और प्रश्नकर्ता की सत्यता को जांचने के लिए हम या तो चंद्रमा मून या उसके स्टार द्वारा, यदि मून या उसका स्टार जो प्रश्नकर्ता के
प्रश्न के अनुसार, अब जैसे आपने इस प्रश्न में पूछा है कि बीजेपी क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, या इनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तो पहला पॉइंट ये है कि हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न के लिए जो प्राइमरी कस्प है, मेन कस्प है, वो छठा कस्प है जीत की आधार, क्योंकि प्रश्नकर्ता जो है वो असेंडेंट है, उसकी जीत का आधार 6 नंबर और 11 उसकी डिजायर की फुलफिलमेंट का कस्प है। तो सबसे पहले तो हम का भाव है, क्योंकि 6 भाव कंपटीशन का भाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 कंपटीशन से रिलेटेड एक हमारा प्रश्न है कि विधानसभा इलेक्शन में क्या कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा, तो इसलिए हमने 6 को प्राइमरी माना, मुख्य भाव। मुख्य जो है हमने जो है आपके प्रश्न के अनुसार। हाँ जी, यहाँ पे जो है असाइनमेंट को किसको माना है इनके प्रश्न के आधार पर, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि हमने जो है यहाँ पे, क्योंकि इनका प्रश्न बीजेपी से रिलेटेड है, तो हमने जो असेंडेंट है उसको बीजेपी माना है और इसके अपोनेंट को हमने 7 नंबर माना है। तो हम असेंडेंट की जीत के लिए छठा और 11वां हाउस कस्प इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि हम ये एनालाइज करें कि छठा कस्प, 11वां कस्प और असेंडेंट कस्प के सब लॉर्ड हमें क्या उत्तर दे रहे हैं या क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, हम पहले प्रश्नकर्ता की सत्यता को जानने की कोशिश करेंगे। और यदि मून पहले कस्प में, छठे कस्प में, 11वें कस्प में कहीं भी अपीयर हो जाए तो इसका मतलब जो जानने वाला प्रश्न करता है उसकी उत्सुकता बहुत है और प्रश्न जो है वो जेन्युइन है। अब सबसे पहले यदि हम इंडिकेटर दिखाते जा रहा। हाँ गुरु जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि जैसे कि कहा कि हम चंद्र के द्वारा सत्यता जानेंगे, तो चंद्र को अभी हम देखें तो हमारे पास 9 ग्रह हैं, तो हमने चंद्र को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया कि चंद्र के द्वारा ही हम सत्यता जानेंगे? हाँ जी, देखिए चंद्र क्या है आपका, चंद्रमा और मून दोनों के इंटरप्ले से अगर आप देखोगे तो असेंडेंट का ओरिजिन होता है। चंद्रमा मन का कारक है और प्रश्नकर्ता के मन से उत्पन्न हुआ क्वेश्चन जी, इस वजह से हम चंद्रमा को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ जी ओझा जी, आप कुछ कह रहे थे। आपने चंद्रमा और सन के इंटरप्ले से असेंडेंट बनता है ये। हाँ जी वहाँ सन थोड़ा वो हो गया है। हाँ नहीं, पर इन्होंने पूछा कि प्रश्न जो है वो हम चंद्रमा ही क्यों लेते हैं, तो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार ये है कि चंद्रमा मन का कारक है और जब आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो आपके मन में आया हुआ प्रश्न जो है, एक नंबर जो है जो आपने दिया है, तो उस आधार पे हम चंद्रमा को प्राथमिकता देते हैं और चंद्रमा के आधार पे ही जो है हम प्रश्नकर्ता की सत्यता को परखते हैं। ठीक है, अर्थात चंद्र हमें बताता है कि किस व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न है, क्योंकि जैसे कि ज्योतिष में कहा था चंद्र मन का कारक है, विचार का कारक है, कल्पना का कारक है, तो चंद्र ही कुंडली में बताएगा हॉररी चार्ट में कि इस व्यक्ति ने क्या कल्पना की, क्या इसके मन में विचार आया, और वो विचार अगर हमें प्रश्न कुंडली में दिखता है तब हम मानते हैं कि इस व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है वो सटीक है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, साथ वो प्रश्न हमसे किया है। हाँ, तो अब सबसे पहला पॉइंट जो है, थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा यहाँ। बिल्कुल, एक पॉइंट जो है, जो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, हॉररी करते हैं और खास तौर से स्टेलर थ्योरी करते हैं, उनको ये भी हमें बताने का जो है कर्तव्य है कि यहाँ आपने प्रश्न किया है बीजेपी के लिए, तो यहाँ तो स्पेसिफिक प्रश्न हो गया, इसलिए असेंडेंट को हमने मान लिया कि ये जो हमारा जो हॉररी नंबर है, जो असेंडेंट आया, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर है, थर्ड आदमी है, आपके मन में विचार आया, आप बीजेपी नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, तो कभी यहाँ एक और जो है रूल बनता है कि हम उसको 9 से भी रोटेट करके देख सकते हैं। हाँ जी, वो
अब क्योंकि ये 9 से रोटेट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रश्नकर्ता ने खुद चार्ट जो है, स्पेसिफिक है, खुद चार्ट अपनी जगह पे जहां पे बैठे थे, जहां रहते हैं वहां बनाया, वहीं सोचा और वही चार्ट उन्होंने जो है वो स्क्रीन पे डाला है। इसीलिए हम इसको 9 से रोटेट ना करके सीधा उसको असेंडेंट मान के हम जो है चलेंगे। तो पहले तो प्रश्नकर्ता की सत्यता जो है स्थापित हो गई, क्योंकि चंद्रमा अगर आप देखोगे तो चंद्रमा जो है एक में भी है, एक का सब लॉर्ड है जी बिल्कुल, और छठे का जो है वो स्टार लॉर्ड है जी। एक का सब लॉर्ड, छठे का स्टार लॉर्ड। तो 1 और 6 में चंद्रमा का अपीयर होना प्रश्नकर्ता की सत्यता को स्थापित करता है। हमें इससे आगे चाहे तो हम आगे मरकरी भी देख सकते हैं। जी जो चंद्र के स्टार है, चंद्र के स्टार को भी देखें तो ये भी अगर आप देखेंगे मरकरी को, तो मरकरी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मरकरी जो है वो 1 का सब लॉर्ड बना हुआ है और 6 का साइन लॉर्ड है, 6 का साइन लॉर्ड बना हुआ है और इसके साथ साथ 5 का भी सब लॉर्ड बना हुआ है जी। अभी 5 पे हम फोकस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ 1 और 6 पे फोकस करेंगे। तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न की सत्यता स्थापित हो जाती है। अब सत्यता स्थापित होने के बाद जो दूसरा होरेरी चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें, क्योंकि हमने बीजेपी पार्टी को आपके प्रश्न के अनुसार असेंडेंट माना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम असेंडेंट का 6 कस्प पे सब लॉर्ड का और 11th कस्प पे सब लॉर्ड का, इन तीनों सब लॉर्ड्स का जो है वो, इन तीनों सब लॉर्ड्स को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और यदि ये तीनों के तीनों सब लॉर्ड 1, 6 और 11 से प्रॉमिस देते हैं तो फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न जो है ओके है और हम आगे एनालिसिस करेंगे। यदि इन तीनों में से, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी होरेरी चार्ट को पढ़ते हैं तो फिर उस होरेरी चार्ट में प्राइमरी कस्प का सब लॉर्ड जी, आज बीजेपी के विषय में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके लिए छठा होगा बिल्कुल, असेंडेंट का सब लॉर्ड और 11 का सब लॉर्ड, इन तीनों सब लॉर्ड्स को 1, 6, 11 का प्रॉमिस देना है। अगर इन तीनों में से कोई भी सब लॉर्ड 1, 6, 11 का प्रॉमिस नहीं देगा तो इसका मतलब है कि जो आपके मन में प्रश्न उठा है उसका उत्तर जो है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हो सकता है कि अपोनेंट पार्टी की फेवर में हो। अब ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, 1, 6, 11 के बाद हमारा फोकस जो है अपोनेंट पार्टी जो है सामने वाला 7वां हाउस होता है, बिल्कुल ओके, तो हम 7वें का 11वां 5वां हाउस होता है, ठीक है, और 7वें का छठा 12वां हाउस होता है। तो हम फिर 5, 7 और 12 के सब लॉर्ड को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि असेंडेंट का सब लॉर्ड मून जो है जी, वो हमें क्या दे रहा है। अगर आप मून को देखो तो मून देखो, यहाँ थोड़ा ये बताना जरूरी है कपला साहब, अंश गोयल जी, कैस्पल इंटर लिंक में है, हम स्टेलर थ्योरी को जो लेके चलते हैं तो स्टेलर थ्योरी में एक ग्रह जो है सिर्फ 2 ही जो है पोजीशन में जो है रिजल्ट देने के लिए सामर्थ होता है। पहला ये कि यदि वो पोजिशनल स्टेटस में ला हुआ है किसी ग्रह को वो, या फिर अपने स्टार के माध्यम से, तभी वो रिजल्ट देता है। यहाँ मून को पोजिशनल स्टेटस नहीं मिला है, इसलिए मरकरी जो उसका स्टार लॉर्ड है उसके माध्यम से वो रिजल्ट दे पाएगा। इसलिए हमको ये भी बताना जरूरी है हमारे दर्शकों को और हमारे विद्वान जो इसको देखेंगे कि इनका मून का रोल क्या होगा, हाउ विल मून बिहेव इन दिस चार्ट। तो मून विल गिव द रिजल्ट थ्रू स्टार लॉर्ड मरकरी।
और उस रिजल्ट का जो स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो सब लोड करेगा, तो फाइनल रिजल्ट जो है उसका जो है सब लोड करेगा। ये हमें हमारे दर्शकों को बताना आवश्यक है। चले सर, आगे चले। जैसा कि गुप्ता ने कहा कि चंद्र के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस की जो लिस्ट होती है रीति, यहाँ पर कट हो रहा है, तो ये चंद्र के सामने कट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि चंद्र के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। और चंद्र अपने स्टार बुध, अर्थात चंद्र बुध के नक्षत्र में है, तो बुध के द्वारा फल देने में सक्षम होगा। अब हम यहाँ पर गुरुजी बताएंगे कि किस तरह से हम चंद्र के और बुध के प्रोमिसेस पढ़ेंगे। वो ठीक है गुरुजी, अब आप बताइएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमें जो है सबसे पहले तो हमें असेंडेंट का सब लॉर्ड, छठे हाउस का सब लॉर्ड और 11वें हाउस के सब लॉर्ड को पढ़ना है और देखना है कि क्या ये प्रॉमिस दे रहे हैं 1, 6, 11 का। अब यदि हम असेंडेंट का सब लॉर्ड देखें तो वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को अगर देखें हम तो अपने स्टार के थ्रू एक का सब लॉर्ड है और छठे का जो है वो स्टार लॉर्ड बना हुआ है। और चंद्रमा जो है शनि के सब में है, और शनि जो है वो 11 का सब लॉर्ड बना हुआ है। यानी चंद्रमा जो है 1, 6, 11 तीनों हाउसेस दे रहा है, इसीलिए ये इवेंट का प्रॉमिस हमें दे रहा है। चंद्रमा के बाद तीनों का प्रॉमिस हमें मिलना चाहिए। असेंडेंट का प्रॉमिस मिलना चाहिए हमें, छठे हाउस के सब लॉर्ड का और 11वें हाउस के सब लॉर्ड का प्रॉमिस तीनों का मिलना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि प्रॉमिस हमें क्या बीजेपी के लिए मिल रहा है या प्रॉमिस हमें उसके अपोनेंट 5, 7, 12 के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, चंद्रमा जो है वो 1, 6 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिटमेंट दे रहा है, तो हमें 1, 6, 11 मिल रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉमिस दे रहा है। तो असेंडेंट का सब लॉर्ड पढ़ने के बाद हम छठे कस्प का सब लॉर्ड जो है वो पढ़ेंगे, और छठे कस्प का सब लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। ठीक। और जुपिटर को यदि हम पढ़ेंगे तो जुपिटर जो है वो अगर आप देखोगे तो जुपिटर जो है आपका, जुपिटर को पीएस नहीं है जी, इसको पोजीशनल स्टेटस नहीं है। तो जुपिटर जो है वो मून के स्टार में है और सैटर्न के सब में है जी। चंद्रमा हमने अभी पढ़ा है कि चंद्रमा जो है वो 1 का सब लॉर्ड है, छठे का स्टार लॉर्ड है, और सैटर्न जो है, शनि जो है वो 11वें कस्प का साइन लॉर्ड बना हुआ है। और इसके साथ अगर आप शनि को देखोगे तो राहु जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है, और राहु 11वें कस्प में बैठा हुआ है जी। इसलिए शनि जो है 11वें कस्प का एक तरह से वर्चुअल सब लॉर्ड भी बना है। ठीक हुआ। तो इस तरह से जुपिटर को जब हम पढ़ेंगे, बृहस्पति को पढ़ेंगे, तो ये भी 1, 6 की इन्वॉल्वमेंट देके 11 से कमिटमेंट दे रहा है, तो ये भी प्रॉमिस दे रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वें कस्प के सब लॉर्ड को जो शुक्र है, वीनस है, और वीनस को देखोगे तो ये राहु के स्टार में है और मून के सब में है। यदि राहु को हम पढ़ेंगे तो राहु 1, 6, 11 तीनों हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि राहु को अगर आप देखोगे तो राहु जुपिटर और शनि दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए राहु जो है 1, 6, 11 को इन्वॉल्व करके 1, 6 से कमिटमेंट कर रहा है। तो ये भी जो है वो ना, राहु जो है 1, 6, 11 को इन्वॉल्व करके 11 से कमिटमेंट कर रहा है, तो ये भी जो है प्रॉमिस दे रहा है। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि तीनों के तीनों सब लॉर्ड जो हैं, पहले का सब लॉर्ड, छठे का सब लॉर्ड और 11वें का सब लॉर्ड, तीनों सब लॉर्ड प्रॉमिस दे रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी पार्टी जीत सकती है। अब जीतेगी या नहीं जीतेगी, थोड़ा सा मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ बोलो। सस्पल इंटरलिंक में वैसे तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट ही लिया गया है, और क्योंकि हम फाइनल कंफर्मेशन को सब लॉर्ड को, प्लेनेट के सब लॉर्ड को बहुत महत्व देते हैं,
तो चार्ट बना रहे, चार्ट शेयर करो। ठीक है गुरुजी, चार्ट शेयर करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं चार्ट आ चार्ट में हमारे कपिला जी ने जो बताया है प्रोग्रेस के बारे में, वो अपने आप में परफेक्ट है। मैं अपनी बात को जोड़ना चाहूंगा। वो टेबल निकालो, टेबल दो, टेबल सर, हाँ ये वाली टेबल दो। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि मून का भी सब लॉर्ड मून है, और जुपिटर का जुपिटर है, और आपके शुक्र का जो शुक्र है। तो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्लेनेट के नेचर को देखो। दूसरा, को निगेट करने वाला 5 का लिंकेज नहीं है। सब लॉर्ड में न तो जो है मून का यहाँ लिंकेज जो है आपका 5 से है, न जुपिटर का जरूर 5 से है, ठीक है। परंतु 11वें का हम जब वीनस देखेंगे तो वीनस का लिंकेज 5 से नहीं है। इसका मतलब जो है कि निगेटिविटी जो है बीजेपी के लिए फाइनल कंफर्मेशन में बहुत ही कमजोर है और पॉजिटिव ज्यादा है। इसलिए चांसेस बहुत अच्छे हैं कि बीजेपी को ही विजय मिलना चाहिए। जी गुरुजी। आगे बोलेंगे। हाँ, मैंने ये पॉइंट इसलिए नहीं लिया था जो आप बता रहे हो, बिल्कुल सटीकता से बता रहे हो, लेकिन मैंने ये पॉइंट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें तो सिर्फ फिलहाल ये पढ़ना था कि क्या बीजेपी को जीतने का प्रॉमिस पहले 6 और 11वें कस्ब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब जहां तक प्रश्न है सब लॉर्ड की, जब हम दशा भुक्ति और दशा पीरियड लॉर्ड्स को पढ़ेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ये जानने के लिए कि क्या वो 5 से कनेक्टेड है, 12 से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। तो उसके आधार पे जो है हम अपना फाइनल रिजल्ट देंगे। इसीलिए मैंने इसको नहीं दिया था। बिल्कुल सही है। क्यों क्या दर्शक तरह के देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सब लॉर्ड का जिक्र कर दिया। जी 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 जी, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस देखने की जरूरत थी कि क्या बीजेपी को प्रॉमिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या थी कि यदि बीजेपी को असेंडेंट का सब लॉर्ड, 6 का सब लॉर्ड और 11वें का सब लॉर्ड, तीनों में से कोई एक प्रॉमिस नहीं देता तो हमें हमारा फोकस ओपोनेंट पार्टी की तरफ उसके सब लॉर्ड्स को पढ़ने में करना पड़ता। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ तक किया था। बिल्कुल। तो हम यहाँ हैं क्योंकि लग्न, मैं अपील करूंगा कि आप एक बार जो है 7th के जो है पोजीशन को भी देखो। हाँ, बाद में देखेंगे, पहले हम इनको देखेंगे, बाद में फिर वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब अंश जी इसको दोबारा ले जाओ आप। हाँ, अब यहाँ पे जो है क्योंकि अब इलेक्शन होनी है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को जो है रिजल्ट आना है, दोपहर के 2-2:30 बजे तक आना है। तो आप यहाँ पे जो दशा है, यहाँ पे आप ट्रांजिट के अंदर 8/2/2025 और लगभग आप देखो कि 2-3 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 2:30 बजे तक। तो इट इज 2:30 और 15, 14 और 15, 2 बजे का ले लिया मैंने। ठीक है, 2 बजे ले लो, 3 बजे ले लो, उसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्या मतलब ये क्या हम इसको जो है जैसे मीडिया वाले रुझान बताते हैं तो हम इसको रुझान भी तो मान सकते हैं। नहीं गुरुजी जी, हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का रुझान ये जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। जी 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 जी, सही कह रहे हो आप। अब आप इसको अगर देखेंगे तो 8 तारीख को जो दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा चल रहे हैं वो मरकरी, शनि, मार्स और जुपिटर। तो हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पर वो सूक्ष्म लॉर्ड पे रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम दशा भुक्ति अंतरा को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि दशा भुक्ति अंतरा जो है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब यदि आप सबसे पहले देखो मरकरी जी, मरकरी दशा है, मरकरी जो है वो वीनस के स्टार में है, मून के सब में है और वीनस के सब में है जी। मरकरी जो है, अगर आप ट्रांजिट, मरकरी जो है वो वीनस के स्टार में है, मून के सब में है और वीनस के सब में है। अब क्योंकि मरकरी को पीएस नहीं है, पोजीशनल स्टेटस नहीं है,
जी तो फिर वीनस को यदि हम पढ़ेंगे तो वीनस पहले कस्प का स्टार लॉर्ड बना है और 11वें कस्प का सब लॉर्ड बना है। हाँ जी पहले कस्प का स्टार लॉर्ड और 11वें कस्प का सब लॉर्ड बना है। तो इसने एक तरह से 11वें कस्प को इन्वॉल्व कर लिया, जो बिल्कुल इच्छा पूर्ति का कस्प है। उसके बाद मून को पढ़ेंगे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मून जो है बहुत स्ट्रांगली असेंडेंट को फेवर कर रहा है, और मून को पढ़ेंगे तो पहले कस्प का सब लॉर्ड है और छठे कस्प का स्टार लॉर्ड है। जी यानी 1/11 की इन्वॉल्वमेंट के बाद 1/6 से कमिटमेंट हो गया, और फाइनल कंफर्मेशन देखेंगे यदि वीनस का, तो वो 11 का सब लॉर्ड बना है, स्ट्रॉन्ग इच्छा पूर्ति दे रहा है। इसका मतलब मरकरी भी जो है, दशा लॉर्ड भी जो है, वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दे रहा है, इसलिए इशारा करता है कि बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा है। ओपोनेंट का हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद दशा के बाद अगर आप देखोगे भुक्ति, तो भुक्ति जो है वो शनि की है। जी शनि जो है वो भुक्ति लॉर्ड बना है। जी अब शनि को भी जो है पीएस नहीं है। अब शनि को पीएस नहीं है तो शनि को हम उसके स्टार, उसके सब और उसके सब के थ्रू पढ़ेंगे। अब जी शनि देखोगे अगर आप जुपिटर के स्टार में है, हाँ जी और जुपिटर को देखोगे अगर आप, तो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है। पहले कस्प में अगर आप देखोगे इसको, बैठा हुआ है जुपिटर। ये देखो पहले कस्प में बैठा हुआ है। बाबा चार्ट में देखो उस डेट के पहले कस्प में बैठा हुआ है। अगर वहां देखोगे तो बैठा हुआ है। इसको नीचे कर लो आप, इस मैं चार्ट को नीचे कर लो। जी नीचे जी जी करोगे तो ये देखो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है। यहां भी वही दिखेगा आपको। ठीक ठीक है, तो जुपिटर पहले कस्प में बैठा हुआ है। पहले कस्प का सब लॉर्ड, वर्चुअल सब लॉर्ड बना है। फिर जुपिटर को देख पढ़ोगे यदि आप, तो जुपिटर छठे का सब लॉर्ड बना है और छठे का सब लॉर्ड बना है। चलो बेटा, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना है। बहुत एक सब लॉर्ड और छठे का सब लॉर्ड। जी गुरु जी अब इसके बाद हम कमिटमेंट लेवल पे देखेंगे कि राहु के थ्रू क्या कमिट कर रहा है। अब राहु भी जुपिटर और शनि है। जी अब राहु यदि आप देखोगे तो राहु 11वें कस्प में बैठा हुआ है। 11 का वर्चुअल सब लॉर्ड है। जी राहु 11 का, राहु 11 का सब लॉर्ड भी है, स्टार लॉर्ड भी है। 11, हाँ जी हाँ जी, और 11वें में बैठा भी हुआ है। जी और इसके साथ अगर हम राहु को जुपिटर के माध्यम से पढ़ेंगे तो हम ऑलरेडी जुपिटर देख चुके हैं कि पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड है, छठे का पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड भी है, छठे का सब लॉर्ड भी है। और यदि आप देखोगे तो राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से जुपिटर 11वें का जो है वर्चुअल सब लॉर्ड भी है। जी तो अगर आप देखोगे तो ये, उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन में भी अगर आप जुपिटर के थ्रू पढ़ोगे तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के जीतने की ओर इशारा करता है। तो सैटर्न का जो भुक्ति है, दशा और भुक्ति दोनों के दोनों सैटर्न बीजेपी की तरफ जीतने की तरफ इशारा करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरा लॉर्ड, और अंतरा लॉर्ड जो है वो मार्स है, जिसको पीएस है। जी मार्स पीएस है। ठीक ठीक है, अब मार्स देखोगे आप तो पहले कस्प का साइन लॉर्ड बना हुआ है। हाँ जी पहले कस्प में साइन लॉर्ड है। पहले कब ठीक का है, इसके अलावा ना वो छठे में है ना 11वें में है, जी नीदर इन 6 नॉर इन 11। मार्स जो है जुपिटर के स्टार में बैठा। देखिए जब किसी को जीतना होता है तो कॉम्बिनेशंस कितने स्ट्रांग बनते हैं। और जुपिटर हम अभी पढ़े हैं, अभी पढ़ा है हमने जुपिटर। पहले का सब लॉर्ड है, छठे का सब लॉर्ड है और छठे का सब लॉर्ड भी है। और जुपिटर, क्योंकि राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 11वें कस्प का वर्चुअल सब लॉर्ड भी है। तो एक तरह से देखोगे 1, 6, 11 तीनों का सब लेवल के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो गया। और फाइनल कंफर्मेशन अगर आप पढ़ोगे तो वो राहु के थ्रू, राहु जुपिटर और सैटर्न के थ्रू यदि आप देखोगे तो हमारे पास वही रिजल्ट मिलेगा, वही हमारे पास कस्प आएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और फाइनल कंफर्मेशन जो है वो सैटर्न के थ्रू है।
तो फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न के थ्रू है। तो क्योंकि थोड़ा सा परमिशन दें तो मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगा मार्स के बारे में। हाँ जी, मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। किसी भी प्रतिस्पर्धा में कंटेस्ट में मंगल का बड़ा भारी रोल लेता है और हाँ, तीसरे भाव का बड़ा रोल लेता है। करेक्ट। यहाँ कपड़ा आप देख रहे हैं कि मार्स जो है PS होकर के तीसरे भाव में बैठा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जुपिटर के स्टार में लगन में बैठा है। माने लगन जो अपने को इतनी ज्यादा पराक्रम के स्टेज में आ जा रही है कि लगन अपने जो हम प्रेडिक्शन का पार्ट लेते हैं या फलित का पार्ट लेते हैं लिंकेज के साथ साथ, तो जुपिटर मार्स दोनों मित्र भी आते हैं और दोनों के जो है 1 और 3 का संबंध बनता है प्रोग्रेस करते हुए। तो पराक्रम को बहुत ज्यादा हाई बना रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी का पराक्रम जो है अपोनेंट के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं बाद में एनालाइज करके बाद में ये पॉइंट पे आना चाहता था। चलो, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। आपने पहले बता दिया, बहुत अच्छा किया। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अंतरा लॉर्ड भी जो है बीजेपी को स्ट्रांगली फेवर कर रहा है। अब सूक्ष्मा को देखेंगे यदि हम, तो हमारे पास 8 तारीख को जो सूक्ष्मा है वो जुपिटर है, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जुपिटर जो है बहुत स्ट्रांगली बीजेपी को फेवर कर रहा है, क्योंकि जुपिटर मून के स्टार में, सैटर्न के सब में और जुपिटर के सब में है, जो बहुत स्ट्रांगली 1, 6, 11 का प्रॉमिस दे रहे हैं और 1, 6, 11 से ही कमिटमेंट दे रहे हैं। तो सूक्ष्मा भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सूक्ष्मा भी फेवर कर रही है। अब यदि हम प्राणा देखेंगे, और जो प्राणा जो है वो भी जुपिटर का ही बना हुआ है जी। प्राणा भी जुपिटर का बना हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे प्लैनेट्स, सारी दशा बहुत स्ट्रांगली बीजेपी की फेवर में इशारा कर रही हैं। अब इस बात को, इसकी और जांच अगर हम करें तो हमें जो है अपोनेंट का जो हाउस है, अपोनेंट पार्टीज का, वो है 7th हाउस जी। और 7th का सब लॉर्ड जो है हमारे पास चंद्र ही है, वो मून है। तो जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो स्ट्रांगली बीजेपी की तरफ, बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है। अब हम 5वें और 12वें का सब लॉर्ड देखेंगे तो वो मरकरी है, दोनों का सब लॉर्ड, 5वें का भी और 12वें का भी। और मरकरी भी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि मरकरी भी जो है, अगर आप देखोगे तो मरकरी भी स्ट्रांगली जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मरकरी दशा लॉर्ड है और दशा लॉर्ड जो है वो वीनस के स्टार में, मून के सब में और वीनस के सब में पड़ा है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो इस इलेक्शन में बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, क्योंकि अपोनेंट के 5वें और 12वें के सब लॉर्ड भी जीत की इशारा बीजेपी की तरफ ही कर रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्ट होगा इसमें, जो हम आपके प्रश्न के बेसिस पे एनालाइज करके बता रहे हैं, वो ये कि बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरा, अभी आपको ओझा जी ने भी बताया कि क्योंकि 3rd हाउस का पहले का 3rd मल्टीपल हाउस होता है और स्ट्रेंथ का हाउस होता है, तो जो असेंडेंट है वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ जो है इस चुनाव को लड़ेगा और जीत की तरफ जो है प्रोग्रेसर होगा। ठीक, लग्नेश 3rd हाउस में बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं 3rd हाउस क्योंकि पराक्रम का है और प्रश्न बीजेपी को लेकर था जो कि लग्नेश है। तो हम कहते हैं कि बीजेपी के अंदर इस समय पराक्रम भरपूर है और लग्नेश जो है खुद मंगल है, मंगल खुद साथ में पराक्रम कारक माने गए हैं। आप इसके अलावा भी देखो, अगर ओपोनेंट का पराक्रम जो है 9वें हाउस से देंगे जी, 9वें हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जी, और 9वें हाउस में सन और मरकरी बैठे हैं। मरकरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुपिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सब उसी और इशारा कर रहे हैं, ये सब उसी और इशारा कर रहे हैं।
ये भी कह सकते हैं क्योंकि नवम हाउस जो कि अपोनेंट का पराक्रम है वो खुद से लगन में जाकर बैठ गया था, तो उनका पराक्रम भी कहीं ना कहीं लगन को ही सपोर्ट कर रहा है। लगन को ही सपोर्ट कर रहा है, यानी जितने भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने भी वो नए नए जो है वो आइडियाज लेके आते हैं, उनसे उनको फायदे की बजाय उनकी लगनकर्ता को उससे ज्यादा फायदा होता है। और आप देखोगे भी जो कुछ हम मीडिया में सुनते हैं या देखते हैं कि मीडिया में आपने देखा है कि जब भी आप कोई ना कोई जो ओपोनेंट पार्टीज है कोई ना कोई इशू लेके आती हैं, तो उस इशू का नेगेटिव होने की बजाय बीजेपी की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। जी 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 जी। तो इसका यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इस ओर ही इशारा कर रहा है, जैसे इशारा कर रहा है। चार्ट को रोटेट कर दो, साथ से जो है हमारे दर्शकों को और जो एस्ट्रोलॉजी कस्पल इंटरलिंक को जानते हैं या नहीं जानते उनको भी पता लगेगा कि इस समय एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में रोटेशन करने का भी प्रावधान है। मैंने ये चार्ट 7 से रोटेट कर दिया। 7th हाउस कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में माना जाता है अपोनेंट। हमने प्रश्न किया था बीजेपी की जीत के लिए, तो और हमारा फोकस था कि बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में से कौन सी पार्टी विजयी होगी, तो 7th हाउस आम पार्टी को यहाँ दर्शाता है। अपोनेंट बन गया, अब ये अपोनेंट बन गया, तो यहाँ पे हमारे जो एस्ट्रोलॉजी वाले जो है जानते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक जो है दो तरह के दर्शक मिलते हैं। एक तो ऐसे जो पॉलिटिकल होते हैं, इनको इंटरेस्ट होता है कि जीत कौन रहा है, बीजेपी जीत रही है कि आप जीत रही है, यहीं तक सीमित रहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको यही पता होना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जैसे सुनार जो है रत्ती पाई पाई का हिसाब रखता है, हमारे सॉफ्टवेयर में रत्ती पाई पाई का हिसाब होता है जी। इसलिए हमारा मंतव्य है कि हमने इसको रोटेट करके ही बता दिया है कि भाई यहाँ सब्जेक्ट 7 को जो अपोनेंट पार्टी है इसको यदि हम असेंडेंट रोटेट कर देंगे, तभी हम मून को पढ़ चुके हैं जो हमारे बीजेपी के फेवर में था, मरकरी को भी पढ़ चुके जो उनके फेवर में था। तो मतलब यह है कि रोटेट करने से थोड़ा सा और उनको क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी, आप देखिए अगर आप इस चार्ट को रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने के बाद जो असेंडेंट का सब लॉर्ड है यानी ओपोनेंट पार्टी का सब लॉर्ड चंद्रमा बनेगा जी, ठीक है, छठे का सब लॉर्ड मरकरी बनेगा और 11वें का सब लॉर्ड भी मरकरी बनेगा। और हम तीनों को पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा मरकरी दोनों के दोनों जो है वो ओपोनेंट को फेवर, ये जो ओपोनेंट इनका यानी बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, जी बीजेपी को फेवर कर रहा है, लगन को ज्यादा फेवर कर रहे थे, जो प्रश्न लगन था हाँ जी हाँ, जो प्रश्न लगन था उसको ज्यादा फेवर कर रहे थे, ऐसा कह देंगे जी। अच्छा गुरु जी, जैसे कि ठीक है इसमें एक मिनट सर, एक मिनट और बोलना चाहूंगा आपकी परमिशन से। आप देखें इस रोटेट चार्ट में देखें तो मून जो है जिसका स्टार लॉर्ड मरकरी है 6 का सब लॉर्ड बना है और 11 का सब लॉर्ड, माने अपोनेंट के लिए 6-11 दे रहा है, मैंने उसको विक्ट्री होने के यहाँ भी इंडिकेशन दे रहा है। और कस्टल इंटरलिंक में कमिटमेंट जो है या स्टेलर थ्योरी में कमिटमेंट हमारे क्वालिफिकेशन और जो है स्पेसिफिकेशन की इम्पोर्टेंस दी गई है। तो वो मून हमारा जो है मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है, जरा थोड़ा नीचे करो उसको, मून का जो है सैटर्न है, वो सैटर्न हमारा जो है कमिटमेंट नहीं कर रहा है, इनको 11 में कमिटमेंट नहीं कर रहा, हमारा जो है 6 में जरूर कमिटमेंट कर रहा। ठीक है, मैं 10 पर खोल देता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, इससे मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अपोनेंट पार्टी जो है मतलब जो बीजेपी है उसे काफी कमजोर पड़ेगी। ठीक है गुरु जी, जैसे कि यहाँ पर इस प्रश्न कुंडली ने हमें ये इंडिकेशन दिया है कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है और ये हमें इंडिकेशन देता है कि बीजेपी की यहाँ पर जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये भी आइडिया यहाँ लगा सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितने बहुमत में आएगी या अल्पमत में आएगी, या फिर जोड़ साठ जाट करके कुछ सरकार बनाएगी, क्या इस तरह की कुछ इंडिकेशन हमें यहाँ मिल सकते हैं? डॉक्टर अंश एक मिनट सर, डॉक्टर अंश गोयल जी, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर कपला साहब की हॉरोजी में इतनी मास्टरी है कि ये सीट भी निकाल लेते हैं। जी 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 जी, ये सीट भी निकाल लेते हैं।
क्रिकेट के खेल में जब हरड़ी लगाते हैं, क्रिकेट में वहाँ बल्लेबाजी भी निकालते हैं इधर। तो इनसे पूछो कितनी सीटें आना चाहिए। आदरणीय जी, मैं हाँ जी, इस सीट के लिए ना आप ऐसे करो अंश जी, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है उस दिन का ट्रांजिट चार्ट लगाओ। ठीक। और ट्रांजिट चार्ट लगाओ 8 तारीख का। मैं लगाता हूँ, 8 तारीख का ट्रांजिट चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, ट्रांजिट चार्ट 5 का लगेगा ना? नहीं, वो इलेक्शन के रिजल्ट वाली डेट का। हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट वाली डेट का 8/2/2025 का 2 बजे का टाइम। 2 बजे का ही लगाया था ना आपने? हाँ जी, 2 बजे का ही मैंने लगा दिया है। हाँ, ये ट्रांजिट। अब ये मेथड मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत स्टीक मेथड है, लेकिन ये एक तरीका है जानने के लिए कि लगभग कितनी सीट्स आ सकती हैं जी, जो पार्टी जीतेगी या असेंडेंट को। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो फर्स्ट कस्प है जी असेंडेंट जो है वो जेमिनी के साइन में अराइज होता है जी, ठीक है। और फर्स्ट कस्प के जो राशि लॉर्ड है वो मरकरी है, स्टार लॉर्ड मार्स है, सब लॉर्ड वीनस है और सब लॉर्ड मरकरी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सीधा जो है यहां से सब लॉर्ड के टेबल पे चले जाएंगे। ठीक, मैं सब लॉर्ड की टेबल खोल लेता हूँ। हाँ, सब लॉर्ड के टेबल पे चले जाएंगे। और जब हम सब लॉर्ड के टेबल पे जाएंगे तो सब लॉर्ड के टेबल के ऊपर सबसे पहले तो हम सब टेबल पे जाएंगे जो 1 से लेके 2193 के बीच में है जी, सब टेबल पे। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास जो असेंडेंट राइज कर रहा था वो जेमिनी था, तो हम क्या करेंगे, जेमिनी में जाएंगे। जेमिनी में जाएंगे आप। जेमिनी में आ गए। ठीक, ठीक है जी। तो जेमिनी में यदि हम आएंगे कि 4 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री पे आ जाओ। मरक्यूरी मार्स, ठीक, ये मरक्यूरी मार्स वीनस, ठीक है। ये अंश जी एक काम करो, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी जो है वो 362 से शुरू होगा। नहीं, हम 249 वाला देख लेते हैं ना गुरु। 249 वाले में लगा लो। 249 वाले में मैंने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आपकी, मैंने 249 वाला ही खोला है। जेमिनी 2 डिग्री 40 मिनट 1 सेकंड पर ये आया है मरक्यूरी मार्स वीनस। हाँ, मरकरी मार्स वीनस। ओके, सो मरकरी मार्स वीनस जो है हमारे पास 2 डिग्री 40 मिनट्स पे आया, और इसके सामने यदि आप नंबर देखो तो ये 44 का नंबर आता है जी, 44। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 44 में से -+3 कर दो आप, क्योंकि क्या है 70 सीटें हैं टोटल। जी, टोटल 70 है। ठीक है ना, तो टोटल 70 है। यदि हम टोटल 70 में 10% का एरर लेके चलें तो हमारे पास एक ऐसा फिगर होना चाहिए जो 7 के अंतराल में नीचे और ऊपर कवर हो जाए। ठीक, अब 44 मैक्सिमम है, ठीक है, तो 44 मैक्सिमम है। यदि हम यही नंबर 40 पे ले आए जी, तो 40 में 3.5 ऐड करेंगे, लगभग 44 हो गया। यानी 41 में 3 ऐड करोगे आप, और इससे 3 कम करोगे तो 38 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बीजेपी की सीट जीतने की संभावना है वो 38 से लेके 44 के बीच में कोई भी आंकड़ा आ सकता है। ठीक है, 38 के बीच में हम 50% से ऊपर तो जा रही है ना। हाँ जी। तो हमारे पास जो है वो 38 से लेके 44 के बीच का कोई भी आंकड़ा आ सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 44 से एक आधी एक्स्ट्रा भी आ सकती है, क्योंकि इसका जो है बहुत सटीकता से अध्ययन करने के लिए और बहुत सारी बातें भी जो है वो देखनी पड़ेगी। तो ये हमारा एस्टीमेट है। कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में इस प्रश्न कुंडली के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, जिसमें बहुमत के साथ सरकार बने 38 से 45 के बीच में सीट्स आने की संभावना है। बाकी मेजॉरिटी में आवश्यक है।
हम मेजॉरिटी में अवश्य आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं सटीकता के साथ, बिना किसी शंका के हम कह सकते हैं। तो होपफुली आज हमारे सभी दर्शकों को कस्पल इंटरलिंक और प्रश्न कुंडली किस तरह से एनालिसिस की जाती है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आदरणीय गुरुदेव कपिला जी और आदरणीय गुरुदेव राम प्रकाश ओझा जी बहुत वर्षों से इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि कितनी सटीकता के साथ वो प्रिडिक्शन देते हैं। और ये हम सभी की जिज्ञासा थी, पूरे देश की इस समय जो जिज्ञासा है कि इस चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत ही लॉजिकली, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकांश लोग की केजरीवाल की जन्म कुंडली ये बोल रही है, उसकी जन्म कुंडली ये बोल रही है, उसके माध्यम से करते हैं, जो कि कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें कह नहीं सकते कि कितनी सटीकता है, किंतु प्रश्न कुंडली एकदम सटीक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जिस समय आपके मन में प्रश्न आया, जो नंबर आपके मन में आया वो इष्ट इच्छा से आता है। आप इष्ट इच्छा से कोई नंबर एक डिसाइड करते हैं, आप इष्ट इच्छा से अपने किसी प्रश्न को लिखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको एक नंबर दिया, एक इच्छा दी, जिसके आधार पर आपने एक कुंडली बनाई और वो कुंडली आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होती है। और जितना गुरुदेव को अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न कुंडली तो हमें बीजेपी की जीत की ओर पूरी तरह से इशारा कर रही है। बाकी हम कहेंगे कि परफेक्ट कोई नहीं होता, हुई सुई जो राम रची राखा, प्रभु, बाकी सब प्रभु की इच्छा में है। हम केवल जो इंडिकेशन, हम तो ये कहेंगे कि हमारा एस्ट्रोलॉजी का रुझान है, जब मीडिया वाले अपना रुझान बोलते हैं तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का यही कहोगे आप कि हमारा रुझान जो है वो ये रुझान है, एस्ट्रोलॉजी का रुझान है। और ये रुझान भी जो है बेस्ड ऑन द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ये हवा में नहीं है कि राहु ऐसा हो गया, जुपिटर ऐसा हो गया, शनि ऐसा हो गया, या मोदी जी की कुंडली ये कह रही है, योगी कह रही है, केजरीवाल कह रही है। क्या हम 70 की 70 कुंडलियों को पढ़ने के बाद एनालिसिस करेंगे? ये हमारा मेथड जो है सबसे सर्वोत्तम और बहुत ही सटीक मेथड होता है, जिसको वैदिक आरसरी सिस्टम में भी प्रश्न लगन को, नाड़ी सिस्टम में भी प्रश्न लगन को सबसे ज्यादा उचित माध्यम माना गया है प्रेडिक्शन करने का। जी आप नाड़ी के विद्वान है, ध्रुवनंदी नाड़ी के विद्वान है, आपके बहुत सारे वीडियो जो आप देखे मैंने जो है, तो आपको भी बहुत पढ़ने का मौका मिला होगा कि जब जन्म कुंडली उठाते हैं तो साथ साथ में पहले प्रश्न कुंडली से टैली करते हैं कि उसकी असाइनमेंट सही है कि नहीं सही है। सही कह रहे हो। प्रेडिक्शन का तरीका ये होता है नाड़ी में भी, जैसे कि करते ही है कि किसी व्यक्ति ने जिस समय हमसे कोई अपना क्वेश्चन लिखा या कोई व्यक्ति द्वार पर आया, नाड़ी ग्रंथ कहते हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए, आप सबसे पहले उसी समय को नोट कर लीजिएगा। उस समय को नोट करने के बाद आप उस समय की कुंडली बनाइएगा और तब आप उस व्यक्ति की कुंडली पर अध्ययन कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये व्यक्ति किस प्रश्न के साथ आया है, उस प्रश्न में कितनी सफलता की और कितनी असफलता की संभावना है। तो प्रश्न कुंडली को तो ये निर्वादित सत्य है कि प्रश्न कुंडली को ज्योतिष की समस्त पद्धतियों में सबसे सटीक माना गया, क्योंकि हमारे जन्म समय में कुछ अंतर हो सकता है। जन्म समय का हम कह सकते हैं कि भाई जब डिलीवरी हुई उस समय कोई व्यक्ति कितना सटीक समय नोट कर पाया या नहीं कर पाया, मगर प्रश्न कुंडली तो हमें एग्जैक्ट वही टाइम देती है जिस समय प्रश्न आया। बहुत सटीकता से इसके साथ जो है हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलता। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद कपिला साहब, आपने आप सबका सर ऑलरेडी कस्पल इंटरलिंक खास तौर से ऑलरेडी इतना बढ़िया मार्गदर्शन दे करके इतना बढ़िया सटीक एनालिसिस किया है। और अंश जी ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न उठाया, 2-3-4 दिन से काफी डिस्कशन चला, तो अपन सबने मिलकर ये सोचा कि इसको क्यों न हम जो है मीडिया में लाएं और ये बताने चाहें कि हम इस आधार पर अपना प्रेडिक्शन देते हैं, जिसको जो है दर्शक हमारी जो है चाहे रुझान समझे चाहे फलित समझे, जैसा भी समझे उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी देखिएगा, मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि भाई परिणाम जो भी रहे, किंतु हमें जब भी कोई प्रेडिक्शन देना चाहिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो दुनिया में, उसको जो भी प्रेडिक्शन देना चाहिए वो पूरी का पूरी कैलकुलेशन के आधार पर देना चाहिए। अपनी वही कैलकुलेशन मान्य होती है। एक्चुअली क्या है कि अदरवाइज क्या है कि आप राहु को यहाँ बिठा दो, केतु को वहां बिठा दो, क्योंकि कुंडलियों का ज्ञान जो है ना, अब देखो भारत की कुंडली बनाई हुई है, ओझा जी ने अपने शुरू में बताया कि वो भारत तो आज का थोड़ा है,
अब आप जी। कुंडली 1947 की बना रहे हो, हम्म, ठीक है। उसके बाद आपने कुंडली बनाई जो है, मान लो केजरीवाल जी की, आपने कुंडली बनाई मोदी जी की, आपने कुंडली बनाई योगी जी की, तो उनका जो टाइम है वो तो सटीकता से नहीं दिया हुआ। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर ले रहे हैं, सभी जी। का बर्थ टाइम तो एक होना चाहिए ना। अब वो बर्थ टाइम एक नहीं है। योगी जी की कुंडली ले लो, कोई टाइम लिख रहा है, कोई टाइम ले रहा है, कोई टाइम ले रहा है, तो सब अपने अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जब आपके पास इस तरह से कोई प्रमाण ना हो कि उसका सही समय क्या है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही हम जो है रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी 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 जी, हम कह सकते हैं कि एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर के पास प्रश्न कुंडली एक ऐसा टूल होता है जिसके माध्यम से वो बहुत सटीक कैलकुलेशन कर सकता है। और ज्योतिष जो है, बहुत सारे लोगों के मन में एक भ्रम होता है, ये मैं कह देना चाहूंगा कि ज्योतिष में कोई ग्रह नकारात्मक तरीके से प्रभाव देता है। देखिएगा, कभी भी कोई ग्रह सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। ग्रह देता है अपने प्लेसमेंट के अनुसार फल। जैसे कि हमने यहाँ देखा, राहु किस भाव में प्लेस है, हमने उसके हिसाब से उसके फल देखे। अब सामान्यतः ज्योतिष में लोग करते क्या है कि भाई राहु एक पापी ग्रह है और वो केवल नुकसान ही देगा। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि क्या पार्टी बीजेपी विजयी होगी, अगर राहु हमें 6th हाउस की प्रॉमिस दे रहा है, तो वो पापी हो या शुभ ग्रह हो, वो हमें 6th हाउस की प्रॉमिस दे रहा था, तो वो हमें विजय देने में सक्षम है। और जो ग्रह हमें विजय देने में सक्षम है वही हमारे लिए राजा है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई भी आडंबर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। कोई ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे भी सकता है, नहीं दे सकता। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। अब हम देखते हैं कि अगर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में गुरु मारक बाधक 1-8 का सिग्निफिकेटर बन गया, तो वो किसी व्यक्ति को नकारात्मक फल देने में भी सक्षम होता है। तो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जो कि ज्योतिष के सभी अंधविश्वासों को, आडंबरों को दूर कर बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन दे मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसी के साथ अगर हमारे गुरुजन कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं, अन्यथा हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नहीं, बस ठीक है। बहुत सुंदर विषय लिया आपने, बहुत अच्छा विषय लिया है। और इसमें मतलब जो है आपके प्रश्न का उत्तर भी है, हमारे सिस्टम का भी जो है लोगों को पता होना चाहिए क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी हवा में जो है कोई हाई कास्ट जैसा बात नहीं कर रहे, हम तो गणित के आधार पर कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई हवा में बात नहीं है कि राहु पड़ा है या फलानी कुंडली ये कर रही है, केजरीवाल ये कर रही है, उसकी ये कर रही, कोई नहीं। हमारी प्रश्न कुंडली जो ऑथेंटिक होती है, साइंटिफिक होती है, सपोर्टेड बाय वैदिक कंसेप्ट है, सपोर्टेड बाय स्टेलर थ्योरी है, सबकी तरफ से जो है कहीं भी किसी तरह का इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और जो रिजल्ट अच्छा देती है तो वही ज्यादा अच्छा मान होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी सबको